Good morning. Good morning. Good morning, sir. Very good Good morning. morning. Good Good morning. morning. Good to see you. Quick half day session. We'll start with जो अपना मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के बारे में जहां तक आके हम रुके थे वहां से हम शुरू करेंगे। कल हमने एक्विजिशन की 3 स्टेप्स देख ली ऑलरेडी। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्वायरर, सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट, और तीसरा डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, मेजरमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो हमने उसमें काफी चीजें देखी कल। एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा जाता है, हाउ टू अप्रोच फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये सब हमने देखा। आज शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए या एक्विजिशन अकाउंटिंग के लिए हमें कुछ चीजें जरूरी होती है। उसमें से एक चीज हमने कल देखी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी 2 चीजें वो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपको वो दी जाएगी। नंबर 1 विच वी हैड सीन यस्टरडे इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायरर। वो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरली होता है। इन रेयर सिचुएशंस एंड सिनेरियोज इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट एंड यू विल हैव टू assess, evaluate who is the acquirer, who has acquired the control. Acquisition date भी जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो ये थियोरेटिकली सिंपल होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिया जाएगा या 2-3 ज्यादा से ज्यादा सिनारियोज दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है डेट के लिए। तो हमने वो देखा था, जिस दिन हम कंसिडरेशन पे करते हैं that day will be considered as a date of acquisition. आइडेंटिफिकेशन जब हम ये एक्विजिशन अकाउंटिंग करते हैं, ये एक्विजिशन अकाउंटिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तभी होगा व्हेन इट इज अ मर्जर। अदरवाइज ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होगा, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा। अकाउंटिंग एंट्री हमने कल देखी थी। अकाउंटिंग एंट्री में हमने देखा एज इफ सीएफएस अगर एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ा जाए तो उसका मतलब है किसी एक थर्ड पार्टी से हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया, उसके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल एक्वायर किया है, तो उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ली, तो मैंने डेबिट दिया, नेट एसेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। मैंने क्रेडिट दिया, परचेस कंसिडरेशन पेड और पेएबल, जो ऑलरेडी पेड है या इन फ्यूचर, जैसे डेफर्ड कंसिडरेशन payable in 1 or 2 years, contingent consideration payable in 1 or 2 years or other years। तो वो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट की हमने, या तो हमने कैश पे कर दिया, वो क्रेडिट में आया। जो पेमेंट किया वो जितना प्रॉफिट शेयर है उतने के लिए। नेट एसेट्स जो मैंने रिकॉर्ड की, जितने के ऊपर कंट्रोल है उतनी की पूरी नेट एसेट्स मैंने रिकॉग्नाइज की, तो 100% नेट एसेट्स। लेकिन प्रॉफिट शेयर जो मैंने पाया वो 75% का फॉर एग्जाम्पल पाया। अगर 100% प्रॉफिट शेयर पाया तो दोनों एनसीआई आएगा ही नहीं, कंसिडरेशन भी 100% का आएगा नीचे, और ऊपर नेट एसेट्स भी 100% का आएगा, तो नो एनसीआई नथिंग एल्स। दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी योर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाउएवर, इफ यू हैव नॉट एक्वायर्ड 100% शेयर इन प्रॉफिट, लेस देन 100%, तो नेट एसेट जो आप डेबिट करते हो वो तो पूरी आएगी 100%, बिकॉज आई हैव मेनी टाइम्स टोल्ड यू कंट्रोल इज गेन्ड 100%। वो आधा अधूरा नहीं हो सकता, कंट्रोल पूरा आता है। तो मैंने आपको एक प्रकाश कल आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि 100% क्यों, वाई नॉट 75% इफ आई हैव एक्वायर्ड 75%, क्योंकि कंट्रोल पूरा है। मैं सिर्फ मेरे 75% एसेट से रिलेटेड डिसीजन लूंगा, ये बात नहीं होती। या बिजनेस सिर्फ 75% मेरा ऐसे नहीं होता, बिजनेस पूरा कंट्रोल मेरा है। डिसीजन पूरे बिजनेस के लिए होता है, प्रोपोर्शनेट बिजनेस के लिए नहीं होता, इसलिए कंट्रोल पूरा आता है। तो नेट एसेट्स पूरी, एंड देन आई हैव पेड कंसिडरेशन फॉर 75% प्रॉफिट शेयर, एंड देन आई हैव ऑल्सो recognized non-controlling interest towards which I have लाइबिलिटी कह नहीं सकते, वो लाइबिलिटी में पार्क नहीं होता, इट इज पार्ट ऑफ इक्विटी इटसेल्फ। लेकिन अगर वो बाद में
कल मुझे लेना है तो अमाउंट आई विल हैव टू पे देम, सो दैट्स द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, दैट अमाउंट विच आई मे हैव टू पे देम इन ऑर्डर टू एक्वायर 100% प्रॉफिट। सो वो एक सेपरेट मुझे रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर मैंने सोचा कि नहीं देना है, नहीं पे करना, तो मैं वैसे ही रख देता हूं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कल आके मुझसे वो डिमांड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ लाइबिलिटी, वो इक्विटी है ना। इसमें से 75% वाला जो कंसिडरेशन का पार्ट था, उससे रिलेटेड कॉस्ट थी, उसको कैसे मेजर करना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये हमने कल देखा। आज हम देखेंगे डेबिट जो 100% नेट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो। तो मेरा जो अकाउंटिंग एंट्री था, नेट एसेट्स एक्वायर्ड, ये अमाउंट कैसे मेजर करनी है ये हमें आज देखना है। कल जो हमने देखा था, ये देखा था पेड और पेएबल, ये किस तरीके से मेजर करते हैं ये हमने देखा था। आज इसके बाद हमें देखना है एनसीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम इसके बाद देखेंगे। फिलहाल पहले ये देखेंगे और फिर बाद में ये देखेंगे। रिजल्टेंट अमाउंट जो रहेगा, बैलेंसिंग अमाउंट, या तो ये गुडविल रहेगा या तो ये मेरा गेन ऑन बार्गेन परचेस रहेगा। दैट्स इट, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो पहले देखते हैं नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ये बहुत ही सिंपल है, ये हमने IAS 38 में ऑलरेडी हम एक देख चुके हैं, IAS 16 में देख चुके हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। हमारा प्रिंसिपल वही है जो हमने 16 और 38 में देखा था। इनिशियल मेजरमेंट क्या होगा, कोई बता सकता है? कॉस्ट, कॉस्ट at cost you will recognize, you will measure those assets। अब वो कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट का मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, कॉस्ट में कौन कौन सी अमाउंट्स आती है, ये डिपेंड करता है उसके सोर्स ऑफ एक्विजिशन से। ये हमने देखा था। तो उसका सोर्स ऑफ एक्विजिशन हमने देखा था, इट वुड बी एक्सटर्नली एक्वायर्ड, इट विल बी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, इट वुड बी बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर है तो हमने वहां पे देखा था एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यूज जो है वो हम कंसिडर करते हैं एज अ कॉस्ट। लॉजिक सिंपल है, पहले भी लॉजिक कोई अलग नहीं था। कोई भी एसेट एक्सटर्नली एक्वायर करते हो तो हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, कार परचेस करने गए आप, तो कार आपने जो परचेस की, उस कार की वैल्यू आप आपकी जेब से देते हो, वो कौन सा बेसिस रहता है, हाउ मच अमाउंट टू बी पेड फॉर दैट कार। 15 लाख रुपए की कार है फॉर एग्जाम्पल, तो 15 लाख डिटरमाइन कैसे होते हैं, वो डिसाइड कैसे होते हैं, वो डिटरमाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। वो एसेट की फेयर वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, तो समझ में आ ही जाता है। वो तो मार्केट में सभी पे करते हैं, कोई पे नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली या तो कंपनी को प्राइस घटानी पड़ती है। इनोवा फॉर एग्जांपल, टोयोटा इनोवा 10 years back, 10-15 years back, the value of that Innova, old Innova, it was earlier called as a shapeless miracle। वो कोई अच्छा, उसको डिजाइन विजाइन इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी वैल्यू थी 12 लाख रुपए। आज उसकी वैल्यू इट इज समवेयर बिटवीन 30 lakhs to 40 lakhs। अगर मैं बढ़ा भी दूं, मतलब इन्फ्लेशन रेट से, अगर उसकी वैल्यूज, तो भी कई गुना ज्यादा बढ़ी है, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द व्हीकल, बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द फीचर्स। तो फेयर वैल्यू जो होती है वो मार्केट असेसमेंट से होती है, उसकी बेसिस पे ये अमाउंट डिसाइड होती है। तो वहां पे भी हम जो हमारी जेब से पैसे देते हैं, दैट
amount is decided based on the fair value of that asset. How much buyer is willing to pay, that is a fair value. मतलब वो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ IFRS 13, ओके, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन नहीं है. तो ये एक वही प्रिंसिपल हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि अगर मैं एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन में, बिजनेस एक्विजिशन के अंडर ले रहा हूं, तो मैं जो एक अमाउंट दे रहा हूं, इट इज अ लमसम अमाउंट. दैट लमसम अमाउंट, अब मैं उसके ऊपर अपॉर्शन नहीं करता, अपॉर्शन थोड़ी करनी है. मैं मेजर करता हूं द एसेट्स विच आर एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन. मैं वो एसेट्स रिकॉर्ड करूंगा इन माय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अमाउंट विल बी प्लेस्ड बेस्ड ऑन इट्स फेयर वैल्यू. मैंने जो कंसिडरेशन दिया है वो दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेयर वैल्यू मैंने वो कंसिडरेशन दिया है. या तो वो कंसिडरेशन ज्यादा रहेगा या तो वो कम रहेगा. वो ज्यादा रहेगा तो डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल. अगर वो कम अमाउंट पे किया है मैंने, एसेट की वैल्यू मुझे ज्यादा मिली है, तो डिफरेंस विल बी गेन ऑन बार्गेन परचेस. तो ये मेरे कैलकुलेशन सिंपल है. मेरा कंसिडरेशन से, इस कंसिडरेशन पेड पेएबल से, ये हमने कल किया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, देयर इज नो रिलेशन. ये इसकी एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू. एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू पे मैं इसको क्या करता हूं, मेजर करता हूं. इसमें 2 से 3 चीजें और एडिशनल ध्यान में रखनी है. वो कौन सी, हम एक बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू. आर यू विथ मी ऑन दिस? कॉस्ट इज इक्वल टू एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू. प्रैक्टिकली क्या कैसे करते हैं इसे, तो आपको एक पीपीए रिपोर्ट अवेल करना पड़ता है. इसको कहते हैं परचेस प्राइस एलोकेशन रिपोर्ट. वो वैल्यूअर देता है. वैल्यूअर कहता है कि मैं असेसमेंट करूंगा आपने कौन कौन सी एसेट्स एक्वायर किए बाय वे ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन और एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन. मैं उसकी फेयर वैल्यू निकालता हूं. इन एडिशन टू दैट, जो एसेट्स, अब ये पीपीए रिपोर्ट जो बनता है, ये 2 बेसिस रहते हैं उसके. नंबर 1, एसओएफपी ऑफ एक्वायरी प्लस एनी एडिशनल एसेट्स. पीपीए रिपोर्ट में वैल्यूअर कहता है कि आपकी जो एक्वायरी है, उसके बैलेंस शीट से मुझे पता चलता है कि कौन सी एसेट्स आपने एक्वायर की है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, वो तो मैं कैलकुलेट करता हूं. अगर आपने कुछ ज्यादा अमाउंट दिया है, तो इसका मतलब आपसे वो डिस्कस करेगा, आपको ही वो पूछेगा कि क्या आपने ये ज्यादा अमाउंट मार्केट शेयर के लिए दिया है, कस्टमर लिस्ट के लिए दिया है, एम्प्लॉइज के लिए दिया है, आपने ये ज्यादा अमाउंट क्यों दिया. आपका इसका एक सेपरेट असेसमेंट रहेगा. आपने वो असेसमेंट बिजनेस परचेस करने से पहले किया था, बाय वे ऑफ व्हाट, ड्यू डिलिजेंस. याद है हमने ड्यू डिलिजेंस की बात की थी. तो अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस में ये मुझे एक आइडिया आ जाता है कि ये एसेट्स है, बाकी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है, रेगुलेटरी ड्यू डिलिजेंस, वो कंप्लायंसेस सब टाइम टू टाइम हो रहे हैं नहीं हो रहे. तो उस वक्त मेरे मन में एक असेसमेंट हो ही जाता है कि इस बिजनेस को मैंने कितना पैसा देना चाहिए और उतना क्यों देना चाहिए. निगोशिएशंस होते हैं 2 पार्टीज के बीच में. वो कहते हैं कि ये एसेट्स के लिए मैं इतना पैसा लूंगा, एडिशनली मेरा ब्रांड है, मेरा नाम है मार्केट में, मेरा मार्केट शेयर है, मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स है, साइंड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस है, मेरे पास एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, मेरे लोकेशंस फैक्ट्री के बहुत अच्छे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सभी चीजों के लिए मैं एडिशनल पैसे लूंगा, ये मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं. बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने जो एडिशनल पैसा दिया है वो ये 5 चीजों के लिए दिया है. तो वैल्यूअर आपसे बात करके पूछेगा कि आपने किन चीजों के लिए एडिशनल पैसा दिया. कई बार हो सकता है बिजनेसमैन को ये एग्जैक्टली पता नहीं, वो तो एक रैंडम, वो कहता है कि मैं इस बिजनेस के लिए इतना पैसा दूंगा. वो गट फीलिंग होता है, इंट्यूटिव फीलिंग रहता है बिजनेसमैन का.
बिजनेसमैन कई बार इतना डिटेल कैलकुलेशन करके जाएगा ही, यह बात जरूरी नहीं है। उनका गट फीलिंग होता है, इतना एक्सपीरियंस अच्छा होता है उनका कि उनको देख के पता चलता है कि ये बिजनेस से मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे कितना पैसा देना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट अब ये वैल्यूअर का काम है कि आपके साथ डिस्कशन करके वो वैल्यू लगा ले। तो ये फेयर वैल्यूज वो एसेट्स की होती है जो बैलेंस शीट में है, उसके साथ साथ ये एडिशनल ऐसी आइडेंटिफाइबल एसेट्स होती है जो उसके बैलेंस शीट में शायद है भी नहीं, बट विच मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एसेट या लाइबिलिटी की वो डेफिनेशन मीट करता है, इसीलिए जैसे कि सामने वाली, ये भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, सामने वाली कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है, उसकी बुक्स में वो रिकॉर्डेड है नहीं, क्योंकि वो अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं कि जहां पे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करे। लेकिन आपने बिजनेस एक्विजिशन के तहत वो इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक्वायर किया है, तो इस सिचुएशन में यू हैव पेड हिम सर्टेन मनी, you have certain expectations that this research and development can be utilized further and you can get benefit out of it. So when it is acquired externally, either in external purchase or by way of a business combination, probability of future economic benefits is assumed to be satisfied if you remember this. If fair value of this can be calculated reliably, you can measure cost of this also reliably. Both conditions related to recognition are satisfied, and that's why this intangible asset which is not recorded in the books of acquiry, you can record it in your books. So it meets the definition of asset liability, it meets the definition or recognition criteria as well. इट मस्ट बी एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब यहां पे ये बात जरूरी है कि देर माइट बी, अब एक पर्टिकुलर बिजनेस को मैं एक्वायर कर रहा हूं तो हो सकता है मैं उसको पहले से जानता हूं, मैं उसको अगर उस बिजनेस से पहले से जानता हूं, जुड़ा हुआ हूं, तो देर माइट बी सर्टन ट्रांजैक्शंस विच आर प्री एग्जिस्टिंग, देर आर सर्टन रिलेशंस विच आर प्री एग्जिस्टिंग। वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में क्या करता हूं, क्लोज करता हूं बिफोर एक्विजिशन। इट इज नॉट एक्सचेंज, द अमाउंट इज नॉट एक्सचेंज, एसेट इज नॉट एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और इसीलिए मैंने उसको एसेट रेंट पे दी है, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले बिजनेस को, अब मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूं, मेरी ही एसेट है, वो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसको मैं सेटल कर रहा हूं, वो मेरी एसेट मुझे दे रहा है। इट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स। लोन मैंने दिया है उसको, वो लोन मुझे वापस रीपे कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नॉट एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये दो बातें ध्यान में रहनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल हमारा, all assets and liabilities which are exchanged as a part of business combination must meet the definition of asset and liability that will be recognized, that will be measured at cost. Cost will be equivalent to acquisition date fair values. इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो ये, देखिए क्या होता है, ये होता है SOFP, consolidated SOFP of P Limited, and this is books SFS, standalone or separate books
ऑफ एक्वायरी एस लिमिटेड। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी। आपकी कंसोलिडेशन पैक जो बनती है वो अलग रहेगी। यहां पे नॉर्मल कॉस्ट होगी, यहां पे नॉर्मल कॉस्ट होगी। कॉस्ट मतलब कैरिंग वैल्यूज एज पर द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंडअलोन एसओएफपी, सेपरेट एसओएफपी, सेपरेट एसओएफपी ऑफ एस लिमिटेड। किसका है? एस लिमिटेड का सेपरेट एसओएफपी है। यहां पे कैरिंग वैल्यूज रहेगी एसेट्स की, लाइबिलिटीज की। लेकिन जब ये यहां पे कंसोलिडेशन के लिए आती है, नॉन करंट एसेट्स पी प्लस एस की जो रहेगी ये फेयर वैल्यू रहेगी। कई बार मुझे सवाल आते हैं कि ये फेयर वैल्यू पे क्यों लेना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दिस इज नॉट फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग पैक। व्हेन इट्स अ ग्रुप रिपोर्टिंग पैक, ग्रुप रिपोर्टिंग पैक का एसओएफपी अलग से बनता है, पीएनएल अलग से बनता है। तो यहां पे ये जो बनता है, ये जो नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है, दीज ऑल आर एट फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद में हर बार इसको फेयर वैल्यू नहीं करते, सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू करते। क्यों? इट इज लाइक एस इज सेलिंग दिस टू पी लिमिटेड। अब वो सेल जब कर रहा है तो नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो फेयर वैल्यू पे करेगा। ही विल नॉट सेल इट एट कॉस्ट। एम आई राइट? एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस। तो ये सिंपल सी बात है। और इसकी वजह से ये ग्रुप रिपोर्टिंग पैक में फेयर वैल्यू एज ऑन द एक्विजिशन डेट लेस डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन विच आर डेप्रिशिएबल। सबके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा। फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटी, वो सब डेप्रिशिएट नहीं किए जाते, वो तो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है। बट अदरवाइज सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू की जाएगी और बाद में उसके सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उसका अकाउंटिंग होगा फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। यहां पे आते हैं तब कंसोलिडेशन के लिए। अदरवाइज ये उसका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैरिंग वैल्यू जो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले से चलती आ रही है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैल्यू इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पीस एसेट्स, फॉर एसेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज डिफरेंट देन द वैल्यूज इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू विथ मी ऑन दिस? इसकी वजह से डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है। आज डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड बात शायद समझ में नहीं आएगी, दैट्स ओके। लेकिन इससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स का एक इंपैक्ट आ सकता है। वो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट जो है हमें कंसिडर करना होता है। यहां पे उसकी कैरिंग वैल्यू 100 रुपए है बट फेयर वैल्यू 300 रुपए है। तो ये जो डिफरेंस है 200 रुपए का, इनकम टैक्स के लिए ये 100 पे डिप्रिसिएशन जाएगा। बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू है 300 की, जो डिप्रिसिएशन के लिए 300 यूज होंगे, यहां पे डिप्रिसिएशन के लिए 100 यूज होंगे। एंड दैट्स द डिफरेंस ऑफ 200। इट इज अ टेम्पररी डिफरेंस। इसके लिए हम यहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इस बुक्स में क्रिएट करते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी छोड़ दीजिए। ध्यान में इतनी सी बातें रखनी है कि यहां पे डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट हमें कंसिडर करना होता है बिकॉज ऑफ दीज वैल्यू चेंजेस। हालांकि ये बुक के लिए है, ये वैसे भी इनकम टैक्स के लिए इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। इनकम टैक्स के लिए दिस अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर ये होगा। लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे पास ये अमाउंट कंसिडर होगी। बट
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये अमाउंट कंसिडर होगी. दिस इज कंसिडर्ड एज अ टेम्पररी डिफरेंस. ये टेम्पररी डिफरेंस क्या चीज है ये अभी शायद समझ में नहीं आएगा. दैट्स ओके, वो हम बाद में समझेंगे, वो समझ में आएगा आपको. तो इसीलिए मुझे ये 200 रुपए के ऊपर यहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है. तो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में. आपको ये ध्यान में रखना है, जहां पे फेयर वैल्यू बढ़ जाती है और ये डिफरेंस बढ़ जाता है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है. वेरी सॉरी, डेप्रिसिएशन इसका बढ़ेगा यहां पे, जो अल्टीमेटली टैक्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. सो आपकी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी आएगी इन फ्यूचर, ये हम बाद में देखेंगे. तो यहां पे एक लॉजिक बनाना है, सिंपल मैकेनिकल लॉजिक बनाना है. एक्चुअल लॉजिक जो है वो आपको बाद में समझ में आएगा. नेक्स्ट सेशन में जब हम इनकम टैक्सेस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा. और एक बात ध्यान में रखनी है, यहां तक ठीक है. इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? मुझे बताइए, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का अगर डिस्क्लोजर है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का अगर डिस्क्लोजर है एक्वायरी की बुक्स में, तो आप क्या करोगे? आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप मेरा बिजनेस एक्वायर करने के लिए आए हो, ठीक है, एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस. मेरी बैलेंस शीट आपने पढ़ना शुरू किया, आपने बैलेंस शीट पढ़ा, आपको बिजनेस अच्छा लगा, आपने कहा ये बिजनेस मुझे चाहिए. आपने नोट्स टू अकाउंट्स पढ़े, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको पता चला कि मेरे पास एक 2 से 3 सूट फाइल हो चुके हैं बिजनेस रिलेटेड, जिससे रिलेटेड शायद अभी मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने सिर्फ डिस्क्लोज की है, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी पे करने की. मेरा लॉयर कह रहा है कि आप केस जीत जाओगे, आपको ये पे करना नहीं पड़ेगा. आप उसका असेसमेंट कैसे करते हो? मान लो कि बिजनेस आपने एक्वायर किया, मैं कह रहा था अरे नहीं नहीं आप ये लायबिलिटी नहीं आएगी, आप डोंट वरी, मेरा एडवोकेट अच्छा है, वो आपको केस जितवा के देगा, आपके पास ये लायबिलिटी नहीं आएगी. आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया और अल्टीमेटली बिजनेस लेने के बाद ये केस अगेंस्ट में लग गया, पैसे आपको भरने पड़े. तो ऐसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज का क्या करोगे आप? इसका असेसमेंट किस तरीके से करोगे? लायबिलिटी कंटिंजेंट क्यों होती है, कोई बता सकता है? देयर आर 3 रीजंस फॉर विच लायबिलिटी कैन बी कंटिंजेंट. कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ओनली डिस्क्लोजर एंड नॉट अकाउंटेड फॉर. ये तो बात पता है सबको. कहां पे किया है ये? yes sir 37 में 37 परफेक्ट. अब ये 37 में क्या है, डिस्क्लोज करता है, तो उसका रीजन क्या है लायबिलिटी कंटिंजेंट की होती है? 3 रीजंस. फॉर एनी ऑफ द रीजन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, सॉरी, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होते हैं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, outflow of resources, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स. प्रोबेबल है आउटफ्लो, फिर तो वो लायबिलिटी बनना चाहिए. नो प्रोबेबल होगा. सर एनी वो प्रोबेबल होगा. नहीं 100% वही होगा. तो एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिख सकते आप. outflow of resources, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल, और कॉस्ट को नेट reliable estimate cannot be measured reliably. reliable estimate cannot be Cannot be determined. measured. नॉट रिलायबली मेजरेबल. Not reliable. ये तीनों, अगर मुझे तीनों में से कोई एक भी रीजन मिला तो लायबिलिटी बिकम्स कंटिंजेंट. करेक्ट? या तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, बिकॉज यहां पे मेरा एडवोकेट कहता है कि सर आप जीत जाओगे, आपको चिंता मत करो, बिल्कुल आप जीत जाओगे.
ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं केस जितवा के दूंगा। या तो देयर इज अ प्रोबेबल, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, लेकिन आपको अमाउंट कैलकुलेट करने नहीं जम रही, तो भी ये क्या होता है, कंटिंजेंट होता है। या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बट अगर आ जाता है तो आउटफ्लो हो सकता है, और कितना अमाउंट हो सकता है ये भी मुझे पता है। डैमेज हो चुका है, अभी सूट फाइल नहीं किया किसी ने, सो पॉसिबल है, हो सकता है कोई फाइल कर सकता है सूट, बट अगर हो गया तो मैं हार नहीं वाला हूं। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो चांस दैट आई कैन विन। तो देयर इज आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो। रिलायबली मेजर भी कर सकता हूं, पता है मेरे को 10 लाख रुपए जाने ही जाने हैं, बट अभी तक सूट फाइल नहीं किया किसी ने, पॉसिबल है, हो सकता है, तो ये कंटिंजेंट है। तो तीनों में से कोई एक, अब तीनों है तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विथ प्रोबेबल आउटफ्लो विथ रिलायबल एस्टिमेट, इट बिकम्स माय लाइबिलिटी, which is uncertain of amount and timing becomes provision। तो ये इसकी वजह से मेरा क्या बनता है, एक probable outflow है, तो मेरा liability contingent बनता है। तो ये जो रीजन है, तीनों में से कोई भी एक रीजन की वजह से क्या हो सकता है, ये लाइबिलिटी कंटिंजेंट बन सकता है। यू आर राइट, आपने ये आंसर सही दिया है, आप ही ने दिया है ये आंसर। सो ऐसे ही आंसर्स, शायद आपने उसको किया है रिवीजन या कुछ ऐसे किया है, तो आपको फटाफट से ध्यान में रहा। तो ऐसे ही हर एक, जैसे मैंने कल कहा था, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी 2 महीने बाकी है। सो 3 में से ये रीजन रहेगा, अगर किसी ने सूट फाइल ही नहीं किया तो फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। आपने कहा ठीक है सूट फाइल ही नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है सूट फाइल नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, सूट फाइल किया है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, बट आप मेजर नहीं कर पा रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सूट फाइल किया है किसी ने, आपको पता है कि कितना अमाउंट जा सकता है जेब से, लेकिन आपका एडवोकेट इज सेइंग दैट कि यू विल विन द केस, तो आप उसके ऊपर कितना भरोसा रख पाओगे एज अ एक्वायरर। इसीलिए ये वाली कंटिंजेंट, ये टाइप वाली कंटिंजेंट लाइबिलिटी यू विल हैव टू कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। बाकी 2 नहीं, ये तो कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये करना भी चाहे तो भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो लाइबिलिटी में कैसे कंसिडर करें। ये लाइबिलिटी में कैसे कंसिडर करेंगे, नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, करेक्ट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, ये अमाउंट, ये एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू है, एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू, प्लस, नो सॉरी, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एक्वायर्ड। ये इसमें ये अमाउंट का भी हम कंसिडरेशन लेंगे, भले ये सिर्फ डिस्क्लोज की गई है, लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इज एवरीबॉडी विथ मी? इसमें ये जो है ये एसेट्स बैलेंस शीट पे है, और ऐसी भी एसेट्स आएगी जो बैलेंस शीट पे नहीं है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड वैल्यू, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स भी इसमें इंक्लूड होती है। जो एसेट्स नहीं है उसको भी कंसिडरेशन हमें देना पड़ता है व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस। जो लाइबिलिटीज सिर्फ डिस्क्लोज की गई है एज ए कंटिंजेंट, उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ता है इस लाइबिलिटी में। तो ये 2 पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं। व्हेन वी से assets, major identifiable net assets, it includes assets which are not recognized in the balance sheet of acquiry. It includes the liabilities which are disclosed in the balance sheet and not recognized as a part of liabilities. वो दोनों भी चीजें कंसिडर होती है। Is everybody with me on this? बस इतना ही है।
फेयर वैल्यू इज मेजर्ड एज एट एक्विजिशन डेट। तो यहां पे मेरा एक्विजिशन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10th of February 23, यहां है 31st of March 23, दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन। ये डेट ऑफ एक्विजिशन जो है, यहां पे मुझे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का एक्सरसाइज इतना सिंपल थोड़ी ना रहेगा, हमारा इतना सिंपल थोड़ी ना होता है, तो उसको टाइम लगता है। तो हो सकता है कि यहां पे ये ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, तो स्टैंडर्ड ने हमें एक पीरियड दिया है ड्यूरिंग विच यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज। सो इट इज लेट्स से 9th of Feb 24, ये एक साल का पीरियड दिया है। ये एक साल के पीरियड को हम कहते हैं मेजरमेंट पीरियड। ये मेजरमेंट पीरियड में हमें इन एसेट्स का फेयर वैल्यूएशन कंप्लीट करना होता है, लेकिन फेयर वैल्यू इसी डेट की होनी चाहिए, फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट। जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है इसी डेट के मैं कंसिडर करूंगा, भले ही उसका आइडेंटिफिकेशन इस डेट में क्यों ना हो, इस डेट में उसका आइडेंटिफिकेशन क्यों ना हो, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इसी डेट के चाहिए, 10th February के 23 के डेट ऑफ एक्विजिशन के ही फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मैं बस क्या कर रहा हूं, इस डेट के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। बाद में हो सकता है उस एसेट से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन हाथ में आए जिसकी वजह से फेयर वैल्यू बदल जाए, बट वो मैं कंसिडर नहीं कर सकता। मुझे फेयर वैल्यू इसी दिन की कंसिडर करनी है, बस वो मुझे रिवील हो जाए इस पीरियड के दौरान। इस पीरियड के दौरान मुझे उसका रिवीलेशन होता है कि चलो इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए है। ये थी फेयर वैल्यू इस दिन की ही। किस दिन की फेयर वैल्यू थी, 10th of February की वो फेयर वैल्यू थी, लेकिन मुझे पता चला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year विच इज अ मेजरमेंट पीरियड। तो 10th February के बाद में उस एसेट से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में आई, एसेट की डिमांड बढ़ गई, एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ गई, एसेट की फेयर वैल्यू कम हो गई। आई कैन नॉट कंसिडर दैट इंफॉर्मेशन while calculating the fair value as on the 10th of February. Are you with me on this? ये तो कन्वीनियंस के लिए मेजरमेंट पीरियड दिया है एक साल का। एक साल से पहले भी अगर वो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है तो भी हम उसको इमीडिएट इफेक्ट देंगे। और उसका इफेक्ट कैसे देना है, ये कॉन्सेप्ट हम मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट की कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। यहां पे जाके हम वो सीखेंगे, वहां पे हम जाके देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से देना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे फेयर वैल्यू मस्ट बी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट वाली ही फेयर वैल्यू मुझे कंसिडर करनी है। उसके बाद की जो भी फ्लक्चुएशंस हो जाए, दैट इज नॉट एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? हमने ये बात कर चुके हैं हम कि इन एडिशन टू रिकॉग्नाइज्ड एसेट, intangible assets which are identifiable not recognized in the balance sheet of the acquiree which are recognized separately from goodwill should be recognized separately। हम 38 में भी हमने देखा था उस वक्त, आज भी मैं वही कह रहा हूं, मतलब स्टैंडर्ड वही कह रहा है। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब इधर सेपरेबल और अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल राइट्स, ये हमने देखा था। इंटेंजिबल एसेट कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, आर्टिस्टिक रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने इसका एग्जांपल लिया था, मार्केटिंग रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, ब्रांड, मार्केट शेयर एटसेट्रा, ये हमने देखा था। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो ये रिलेटेड टू identification and measurement of identifiable net assets. Are you with me everyone? अभी हमारा मेजरमेंट ऑफ एनसीआई ये पार्ट शुरू होगा। विच वन? ये वाला। अभी ये देखेंगे।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट ही है और इजी भी है। ये है मेरा SOFP ऑफ एस लिमिटेड। अब देखिए, जब मैं बिजनेस वैल्यूएशन करता हूं तो वहां पे आपको दो तरीके के वैल्यूएशंस मिलेंगे। एक तो होता है आपकी नेट एसेट्स का एक फेयर वैल्यू होता है, आपकी नेट एसेट्स का एक फेयर वैल्यू होता है। सो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और दूसरा होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं हम? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, रादर अलग ही होते हैं, ये कभी एक जैसे हो नहीं सकते। इट कांट बी सिमिलर, इट कांट बी सिमिलर। ये दोनों वैल्यूज अलग होती है, ये एक जैसे नहीं होती। मार्केट कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करें, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की, सॉरी, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर की वैल्यू आती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड while calculating the market capitalization। तो ये जो मार्केट कैप होता है, ये इसका कैलकुलेशन का तरीका fair value of equity share, and this fair value of equity share is calculated based on the market participants assessment। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का असेसमेंट होता है। ये इसमें कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंटिटी रिलेटेड, एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है। आप मुझे बताइए, मार्केट आज शेयर मार्केट में कोई एक इक्विटी शेयर ऊपर जाता है, कोई एक नीचे गिरता है, रीजन क्या सिर्फ एंटिटी स्पेसिफिक होता है? जरूरी नहीं, सेक्टर स्पेसिफिक होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेटेड भी उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है, या हमारे जो इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पैसा निकाल लिया तो भी मार्केट नीचे आता है, उन्होंने पैसा इन्फ्यूज किया तो मार्केट ऊपर जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई काइंड ऑफ सिचुएशन, अपार्ट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ दैट, यहां पे कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, एंटिटी के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, और उसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज होती है। ये वैल्यू कई बार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब हम ये कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एसेट स्पेसिफिक ही इंफॉर्मेशन वो कंसिडर करती है। मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस एसेट की एग्जिट प्राइस देखते हैं, उस एसेट की एग्जिट प्राइस होती है, एंटिटी से रिलेटेड नहीं होता उसमें कुछ बात।
उसके इक्विटी शेयर से रिलेटेड बात नहीं होती। हालांकि वैसे देखा जाए, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा जाए तो ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी शुड बी इक्विवेलेंट टू इक्विटी, एम आई राइट? लेकिन फेयर वैल्यू, ये बैलेंस शीट में तो वैसे ही होता है, लेकिन जब फेयर वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो इसका फेयर वैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ नेट एसेट्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये दोनों वैल्यूज आपको एक ऑल एसेट्स की फेयर वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू डज नॉट इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इट विल नॉट हैपन। इनफैक्ट IFRS 13 strictly prohibits net asset value as the fair value, क्योंकि that's not the fair value। कंपनी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक तरीका होता है इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो, या तो DCF अप्रोच से आप, या चाहे उसमें कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन नेट एसेट मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये फेयर वैल्यू अलग होती है इसकी फेयर वैल्यू से। अब देखिए NCI का मतलब क्या? अब ये इसमें दो हिस्से करने हैं मुझे। इसमें हो सकता है एक हिस्सा पेरेंट और ओनर्स दैट इज पेरेंट शेयर्स, ओनर्स ऑफ द पेरेंट, इनका शेयर है ये 75%। किस कंपनी में? ओनर्स ऑफ द पेरेंट, एस लिमिटेड की बुक्स में चल रहा है ये नेट एसेट की वैल्यू, और ये है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 25%। सिमिलरली यहां पे भी ये हो सकता है ओनर्स 75%, NCI 25%। ये दोनों वैल्यू अलग आ सकती है। जनरली व्हेन वी राइट डाउन दिस एंट्री, सो लेट्स से हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टोटल कंसिडरेशन पेड और पेएबल ये 75% वाला है। इसकी ज्यादातर वैल्यू निकलती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर। ये कंसिडरेशन की वैल्यू इस तरीके से निकल सकती है। हमने कल अलग देखा था, हमने क्या देखा था? टोटल कंसिडरेशन पेड इज व्हाट, वो हमने कैलकुलेशन किया था, कैश कितना दे रहा हूं, ये सब हमने किया था। बट जब हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो उसका बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन, ये बेसिस है। अब ये कैसे पे करना है? या तो ये मैं कैश पे करता हूं, प्लस डेफर्ड पेमेंट्स रह सकते हैं, प्लस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हो सकता है, या इक्विटी हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? पेमेंट, वो पे करने का तरीका अलग हो सकता है, वो इमीडिएट कैश हो सकता है, डेफर्ड कैश हो सकता है, या कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हो सकता है। बट कैलकुलेट करने का तरीका ज्यादातर ये रहता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायर मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ज्यादातर ये मेरा क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? इसमें मैं करता हूं ऐड, ये 75% है, 25% का NCI मुझे ऐड करना है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब इसका बेसिस आपको ढूंढना है कि इसका वैल्यूएशन, इसका मेजरमेंट कैसे करें। ये कौन सी बेसिस पे किया है? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब ये वाला, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। ये A बेसिस पे किया है, जनरली ये होता है A बेसिस पे, am I right?
तो यहां पे एनसीआई भी ए बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब एक तरीका हो सकता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ एनसीआई रिमेनिंग विथ एनसीआई मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये एक तरीका हो सकता है। दिस इज अगेन ए। या दूसरा तरीका हो सकता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 25%। ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, इट इज नथिंग बट बी। उसका शेयर प्रोपोर्शनेट टू एनसीआई शेयर। ये दो मेथड्स में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो मेजरमेंट ऑफ एनसीआई के लिए। बात समझ में आ रही सबको? ये दो मेथड्स है। एनसीआई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ईदर ऑफ द मेथड। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, पीएसएनए मेथड। इसके बाद ये जो आएगा ये अमाउंट, इससे मैं क्या करता हूं, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये 100% की आती है, वही है। ये दोनों जो हमने कैलकुलेट किया और यूज किए पैरामीटर्स, ये दो सेम ही है। ये जो दो पैरामीटर्स है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये, और ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये सेम ही पैरामीटर्स है। एक बार उसका कैलकुलेशन करना है। कौन सा कैलकुलेशन? जो हमने 4 नंबर पे किया था, ये वाला। ये हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो ये दोनों जगह यूज हो सकता है। तो ये अमाउंट यहां पे जो आती है उसी का ये प्रोपोर्शनेट शेयर यहां पे हो सकता है 25% शेयर, या ये हो सकता है। और दिस वन, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू लेनी है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर रिमेनिंग विथ एनसीआई। ये दोनों अलग अलग अमाउंट रहेगी, ये दोनों अलग अलग अमाउंट रहेगी। इसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट अमाउंट है, ये रिजल्टेंट अमाउंट मुझे देगा गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये अमाउंट मुझे देगा। फर्क ये पड़ता है कि ये जो अमाउंट निकलती है, ये वाली अमाउंट, इन दोनों का बेसिस सेम ही है। ये परचेस कंसिडरेशन जो कैलकुलेट किया है और ये जो एनसीआई कैलकुलेट किया है, ये दोनों का बेसिस सेम है। दीज आर ऑन सेम पेज। तो इन दोनों के लिए जो भी पैरामीटर्स हमने कंसिडर किए हैं या जो भी फैक्टर्स मार्केट ने कंसिडर किए हैं, दोनों इसमें इंक्लूड है। तो इसकी वजह से जो गुडविल आता है, इसको कहते हैं फुल गुडविल। इसको क्या कहते हैं? फुल गुडविल। मतलब पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी आते हैं। तो जो वैल्यू यहां पे कंसिडर होती है इसकी, वही वैल्यू यहां पे कंसिडर होती है। तो जो मेरी वैल्यू बढ़ती है, इस गुडविल को कहते हैं फुल गुडविल मेथड। सो इस गुडविल को, इस मेथड को कहते हैं फुल गुडविल मेथड। और इसको कहते हैं पार्शियल गुडविल मेथड। पीएसएनए मेथड को कहते हैं पार्शियल गुडविल मेथड। इसको कहते हैं पार्शियल गुडविल मेथड। बात बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने कहा, यहां पे इक्विटी शेयर की वैल्यू, लेट्स से, इस फॉर एन एग्जांपल मार्केट कैपिटलाइजेशन आया लेट्स से 1000, तो हो सकता है नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आए 800।
जनरली ऐसा ही होता है. इफ कंपनी इज डूइंग गुड, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मच हायर देन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. करेक्ट. क्योंकि कंपनी से रिलेटेड ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं मार्केट के कि उनको पता है कि अरे ये बढ़ने ही वाला है, वैल्यू कम नहीं होगा. तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा, तो कंपनी की वैल्यू ज्यादा ही होती है इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन द माइंड्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स. और भले ही उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू 800 है, मार्केट कैप 800 से ज्यादा ही आएगा, फॉर एग्जांपल 1000. तो ऐसी कंपनी, ये 200 का जो एडिशनल वैल्यू इज नथिंग बट सम गुडविल रिलेटेड फैक्टर्स, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते. बात समझ में आ रही है आपको? जो एसेट करके रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते. बात समझ में आ रही है आपको? इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? तो यहां पे ये इसीलिए इसको कहते हैं फुल गुडविल मेथड. लेकिन नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट शेयर अगर लिया तो वो पार्शियल गुडविल मेथड आता है, क्योंकि यहां पे जो कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है उसमें इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू कंसिडर होती है जनरली. लेकिन जब एनसीआई का शेयर कैलकुलेट होता है तो उसमें प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स होता है, तो उसमें वो गुडविल पूरा नहीं आता, या उसमें वो फैक्टर्स नहीं आते जो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर में आ गए, जो पीएसएन मेथड में नहीं आते. इसीलिए जो गुडविल आता है वो पार्शियल गुडविल आता है, और इक्विटी ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू मेथड आता है उसमें गुडविल फुल आता है. उसको कहते हैं फुल गुडविल मेथड, और पीएसएन मेथड को कहते हैं पार्शियल गुडविल मेथड. करेक्ट? आर यू विथ मी एवरीवन? सो दो मेथड्स हमारे पास. एनसीआई इज मेजर्ड ईदर एट ओनली एट इंसेप्शन, ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चॉइस है. ईदर पीएसएन मेथड, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स, और फेयर वैल्यू. ईदर और एट फेयर वैल्यू. सो इसकी वजह से गुडविल जो आएगा उसमें चेंज होगा. तो जो गुडविल पहले मेथड से आता है, यहां के पहले मेथड से आता है, वो पार्शियल गुडविल मेथड, ये पार्शियल गुडविल आएगा. एंड फेयर वैल्यू की वजह से जो आएगा ये फुल गुडविल आएगा. इसका इंपैक्ट इंपेयरमेंट टेस्टिंग में होता है. ये हम जब एक क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, अभी नहीं. बट ध्यान में रखिए इसका इंपैक्ट गुडविल इंपेयरमेंट में होगा. और आजकल ये सवाल पूछते हैं एग्जामिनेशन, पिछले 3-4 एग्जामिनेशन में पूछा है ये सवाल. थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको, लेकिन ये सवाल आपको समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल का, तो वो सवाल समझ में आना बहुत आसान हो जाएगा. अब गुडविल कैलकुलेशन क्या बिल्कुल सिंपल है. गुडविल इज कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड प्लस एनसीआई एट फेयर वैल्यू और एनसीआई एट पीएसएन मेथड. जो भी फेयर वैल्यू एट नेट एसेट्स की वो हम रिड्यूस करेंगे इससे. रिजल्टेंट अमाउंट विल बी गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस. सो दिस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आर यू विथ मी एवरीवन? स्टेप नंबर 6 इज रिजल्ट एंड बैलेंसिंग फिगर है वो, इसमें कोई दिमाग वाली बात है नहीं. Any questions you have? चलिए ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए. ABC acquires 60% of PQR for cash consideration of 1000. This business combination occurs after the end of the reporting period. The fair value of PQR's net identifiable asset is 1500. Fair value of PQR's NCI is 650. What is the difference in goodwill if NCI is measured either at fair value or at PSNA? मुझे कैलकुलेट करके बताइए. आंसर नहीं दिया, आप ही को कैलकुलेट करना है. फेयर वैल्यू मेथड, पीएसएनए. स्टार्ट कहां से करेंगे?
हमेशा 75% नहीं, कितना 60% से स्टार्ट करेंगे। 60%, ये क्या है? कंसिडरेशन पेड और पेएबल। कंसिडरेशन पेड और पेएबल, ये दोनों में सेम आएगा। एड एनसीआई। एनसीआई फेयर वैल्यू कितनी है एनसीआई की? 650. 650. 650। नेट एसेट्स कितने हैं? नेट एसेट्स फेयर वैल्यू 1000 500 into 1500। 40. यहां पे 1500 इंटू 40%, 600 आ गई यहां पे। 1650, 1600, यहां पे गुडविल आया 50 का डिफरेंस आ रहा है। क्या क्या? हाँ, 100, दिस इज गुडविल। ये गुडविल हुआ जिसको हम कहते हैं फुल गुडविल, एंड ये जो गुडविल है दिस इज पार्शियल गुडविल। पार्शियल गुडविल का मतलब है गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू एनसीआई इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस गुडविल। लेकिन यहां जो है फेयर वैल्यू मेथड में एनसीआई का भी गुडविल इसमें इंक्लूडेड है। मतलब एनसीआई से रिलेटेड भी ऐसे कुछ अमाउंट्स उस एसेट्स में कंसिडर किए गए हैं जो कि पीएसएनए मेथड में नहीं कंसिडर किए गए। जो मैंने पेरेंट के लिए कंसिडर किए थे, ओनर्स ऑफ द पेरेंट, वो एनसीआई के लिए भी कंसिडर किए, इसलिए ये फुल गुडविल है। बट यहां पे एनसीआई के लिए वो कंसिडर नहीं किया, इसीलिए वो क्या किया हमने, उसको पार्शियल गुडविल कहा। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? गेन ऑन बार्गेन परचेस। गेन ऑन बार्गेन परचेस में पहले तो ये जनरली वेरी रेयर सिचुएशन आता है कि ऐसा गेन आ सकता है। नेट एसेट्स जितने की फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की, उससे कम पैसा मैंने दिया है एज अ परचेस कंसिडरेशन, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है आप रीअसेस कीजिए। कोई आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट या कोई दूसरी एसेट रह तो नहीं गई, क्या मैंने फेयर वैल्यूएशन ठीक तरह से किया है या नहीं किया है? रीअसेस। एक बार गेन ऑन बार्गेन परचेस आ जाता है तो आपको ये रीअसेस करने की जरूरत है, कहीं गलती तो नहीं हुई। क्योंकि सामने वाला बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन हो, तो एक रैशनल होना चाहिए। ठीक है, आप गुडविल के लिए कुछ पैसे दिए, ब्रांड के लिए कुछ पैसे दिए, मार्केट शेयर के लिए कुछ पैसे दिए, तो आप ज्यादा ही पैसे दोगे, कम नहीं दोगे। कम दिए हैं तो सामने वाला इरेशनल है क्या? नहीं। वो अगर इरेशनल नहीं है, वो अगर ही इज अ रैशनल बिजनेसमैन, तो ऐसे क्यों हुआ है वो पूरा देखने के बाद आपको कुछ रीजंस नजर आएंगे कि इसकी वजह से मुझे ये बिजनेस सस्ते में मिला है, तो आप उसका गेन P&L में बुक कर सकते हो। यहां पे कार्व आउट है इंड एस में, इट गोज इन कैपिटल रिजर्व थ्रू OCI। बट OCI के थ्रू तभी रूट करेंगे जब उसका रीजन पता है कि व्हाई दिस बिजनेस इज एक्वायर्ड एट अ बार्गेन परचेस, उस कम अमाउंट में कैसे मिला, क्यों मिला, तभी ये OCI के थ्रू जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट, ये हमने देखा था मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट। अब क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये बताऊंगा, स्टेप एक्विजिशन बताऊंगा, और उसके बाद में हम ब्रेक लेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि ये टाइमलाइन है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज रिपोर्टिंग डेट, दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन,
संजय आप म्यूट करेंगे प्लीज। ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, दिस इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग। डेट ऑफ एक्विजिशन में जो बिजनेस एक्वायर किया है उसका रिपोर्टिंग यहां पे होना जरूरी है, रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी। अब यहां पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे माय फेयर वैल्यू एक्सरसाइज मे नॉट कंप्लीट, may not get complete before reporting date. रिपोर्टिंग डेट तक ये शायद हो नहीं जाए, इतना बड़ा एक्सरसाइज है, इसको टाइम भी लग सकता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है आप रिपोर्ट तो करोगे ही यहां पे बिजनेस एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन यू विल हैव टू रिपोर्ट। सो यहां पे रिपोर्टिंग जो होगा, रिपोर्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन विथ प्रोविजनल फेयर वैल्यूज। ये प्रोविजनल फेयर वैल्यूज से आप क्या करोगे, इसे रिपोर्ट करोगे। यूज प्रोविजनल फेयर वैल्यूज। हाइपोथेटिकल या आपका जो प्राइमरी असेसमेंट जो है उस बेसिस पे आप क्या करोगे, इसे रिपोर्ट करोगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, लेट्स से दिस इज 10th of February, दिस इज 31st of March। आपको डेट ऑफ एक्विजिशन से दिस इज 23, दिस इज 31st March 24 and now this is 9th of February 23। आपको यहां पे एक साल का पीरियड दिया जाता है। दिस पीरियड इज ऑफ 1 year, दिस इज मेजरमेंट पीरियड। दिस मेजरमेंट पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 year फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर अंदर आपको ये मेजरमेंट का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आपने जो प्रोविजनल अमाउंट यूज की है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट प्रायर ईयर मतलब आप यहां पे रिपोर्टिंग करोगे ना, वापस यहां पे जब रिपोर्टिंग करोगे रीस्टेटमेंट प्रायर ईयर विथ फाइनल फेयर वैल्यूज यहां पे, तो उसका प्रीवियस ईयर जो भी इंपैक्ट आएगा इसी में आएगा। लेट्स से मैंने यहां पे प्रोविजनल फेयर वैल्यू 1000 पकड़ी है और फाइनल फेयर वैल्यू 1200 की आई एसेट की, तो ये 1200 रुपए प्रीवियस ईयर की एसेट्स में चेंज होंगे, उसका एडजस्टमेंट गुडविल में होगा। उसका एडजस्टमेंट हम कहां पे करेंगे, गुडविल में करेंगे। अभी के लिए अमाउंट एडजस्टेड क्या है, और लेट्स से माय डेबिट फेयर वैल्यू ऑफ identified net assets acquired, प्रोविजनल है ये 1000। क्रेडिट है आपका कंसिडरेशन पेड पेएबल 900, क्रेडिट है आपका एनसीआई 300, यहां पे 200 बैलेंसिंग फिगर है गुडविल का। Am I right? Everybody is with me on this? हाँ, फाइनल अमाउंट्स मेरे सामने आई, तो फाइनल अमाउंट्स में क्या होगा, डेबिट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, ये 1200 आई, कंसिडरेशन पेड पेएबल 900 आया,
एनसीआई भी चेंज हो सकता है, एनसीआई भी चेंज हो सकता है। एनसीआई पहले 300 था, लेट्स से जो भी नेट एसेट्स है उसका एक परसेंटेज था, लेट्स से 30%, तो इसका भी 30% आएगा, लेट्स से 360। तो यहां पे गुडविल में एडजस्ट होगी बैलेंसिंग अमाउंट, गुडविल। बात समझ में आ गई? तो एडजस्टमेंट कहां होता है? गुडविल में होता है। दिस इज मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट। Is everybody with me on this? Any questions on this? तो ये मेजरमेंट पीरियड एडजस्टमेंट ऐसा है, मैं आपको अभी अभी हम पढ़ेंगे। ये लिखा सबने? 1 मिनट सर। ये है प्रोविजनल, ये है फाइनल फेयर वैल्यू। एडजस्टमेंट इन गुडविल, एवरीबडी सर हो गया? ठीक है, चलो। तो मैंने बस यहां पे लिखा है प्रोविजनल ये अमाउंट्स, दिस इज प्रोविजनल and these are the final fair values, and ultimately this gets adjusted as a part of goodwill. पहले 200 का था गुडविल, ये गुडविल यहां पे जाके चेंज हो गया, 60 हो गया। So measurement period is a period after acquisition date when entity can adjust preliminary business combination accounting if new information obtained about facts and circumstances existed at the acquisition date। वो बाद में पता चलती है। आज मैंने एसेट्स ली, आज इमीडिएटली पूरी इंफॉर्मेशन मेरे सामने नहीं रहेगी। जब मैं फेयर वैल्यू असेसमेंट शुरू करूंगा तो बाद में वो मेरे सामने रिवील होगी, पहले से ही है, बाद में आएगी। दिस पीरियड एंड्स विथ as soon as the information is available and it cannot exceed 1 year, it cannot exceed 1 year। उसका अकाउंटिंग इस तरीके से होता है। लास्ट पॉइंट इन एक्विजिशन अकाउंटिंग, इसके बाद में हम देखेंगे इंटर कंपनी बैलेंसेस कैसे नॉक ऑफ करते हैं, ये सब चीजें। स्टेप एक्विजिशन, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये भी। क्या होता है, मेरे पास ये 0% है, लेट्स से दिस इज 20%, दिस इज 80% एंड दिस इज 100% इन्वेस्टमेंट्स के, ठीक है। स्टेप एक्विजिशन का मतलब होता है एक पहले ही मैंने 20% के शेयर्स ऑलरेडी एक्वायर मैं कर चुका हूं, वेयर आई डू नॉट हैव कंट्रोल, I do not have control with this magnitude। ये मैग्नीट्यूड से मेरे पास कंट्रोल नहीं है। एवरीबडी एग्रीज? दिस प्रोवाइड्स मी पावर टू पार्टिसिपेट। लेकिन यहां से जब मेरा शेयर, अब मैं एडिशनल परचेस कंसिडरेशन देता हूं और अब मैं 80% एक्वायर करता हूं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। तो जब मैं 0% से यहां पे आता हूं, नो एक्विजिशन अकाउंटिंग, नो एक्विजिशन अकाउंटिंग। लेकिन यहां पे व्हेन कंट्रोल इज फर्स्ट एक्वायर्ड,
acquisition accounting is applied, इसको कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। पहले तो ऑलरेडी 0 से 20% है, ये एडिशनल मैंने स्टेप एक्विजिशन किया। स्टेप एक्विजिशन मतलब 20% से वापस 40% जाना, नॉट अ स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन तभी होगा क्योंकि एक्विजिशन का मतलब है एक्विजिशन ऑफ अ कंट्रोल। तो एनीथिंग लेस देन 50% से अगर मैं मोर देन 50% जाता हूं, सो नॉट फ्रॉम जीरो से अगर डायरेक्टली 80% जाए तो स्टेप एक्विजिशन नहीं कहते, वो तो पूरा एक्विजिशन एक ही शॉट में है। पहले से मेरे पास कुछ है ग्रेटर देन 0, वहां से मैं डायरेक्टली ग्रेटर देन 50% जाता हूं, इसको मैं कहता हूं स्टेप एक्विजिशन। व्हेन कंट्रोल इज फर्स्ट एक्वायर्ड फ्रॉम समथिंग मोर देन 0 बट लेस देन 50%, तो वो मेरा क्या होता है, स्टेप एक्विजिशन होता है। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? अब होता क्या है यहां पे, मेरा लेट्स से कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन पेड और पेएबल, अभी कितना एडिशनल मैंने शेयर ऑप्ट किया है यहां पे 60%। तो ये 60% के लिए जो भी कंसिडरेशन दिया जाएगा वो आएगा, इसमें ऐड करेंगे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 40% नहीं है, वो कितना है अभी 20%। अभी भी यहां पे जो 20% है ये मेरे पास पहले से है, इसका अमाउंट कैसे मेजर करना है ये सवाल है। कंसिडरेशन पेड और पेबल ये तो पता है कैसे मेजर करना है, ये हमने देखा। इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? वो तो हमने डिसाइड किया कि इसकी फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्ट, ये आएगा। ये पेमेंट कैसे किया जाएगा इसका पेमेंट किया जाएगा इमीडिएट कैश प्लस डेफर्ड कैश प्लस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन यहां पे रहेगा। एनसीआई पता है, इधर फेयर वैल्यू और पीएसएनए मेथड, इसका भी मेजरमेंट हमें पता है। ये जो ऐड करेंगे हम, इट इज एग्जिस्टिंग शेयर इन एक्वायरी। ये जो होता है इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। ये एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू होता है। ये ऑलरेडी मेरे पास है, ये 20% का स्टेक, तो ये फेयर वैल्यू पे आता है। तो उसकी ऑलरेडी कुछ वैल्यू रहेगी बुक्स में, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू के बीच का डिफरेंस ये जाएगा इधर P&L और OCI। इसके पहले इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू चेंजेस या उसके गेन और लॉस जहां जाते थे वहां पे ये लेके हम जाएंगे इधर OCI और इन P&L, इधर इन OCI और इन P&L। एंड फिर बाद में फिर सिंपल है, ये अमाउंट आएगी लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये आपको देगा गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। तो इंपॉर्टेंट बात ये है इसका मेजरमेंट, इट इज फेयर वैल्यू एज ऑन द एक्विजिशन डेट। इसको फेयर वैल्यू करते हैं, गेन और लॉस इधर इट गोज टू P&L और OCI। एग्जिस्टिंग बुक्स में जिस तरीके का उसका बैलेंस रिफ्लेक्टेड है और ये फेयर वैल्यू के बीच का डिफरेंस P&L या OCI में जाएगा। ठीक है, इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? यहां पे यही लिखा है,
फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट इन द एक्वायरी, ये फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। बाकी तो हमने ये देखा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड एनसीआई, ये एग्जिस्टिंग स्टेक है, एंड देन लेस फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, इट विल गिव यू इधर गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेस। सिंपल एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द प्रायर ईयर ABC acquired 25% of net interest in PQR for USD 80,000. In the current year, ABC obtains control of PQR. ABC के पास ऑलरेडी 25% है PQR का, कितने में लिया था? 80,000 में। अब इसका कंट्रोल आ गया, मतलब एडिशनल कुछ लिया होगा मोर देन 50%, ये स्टेप एक्विजिशन है। ABC accounted for its investments in PQR as an associate using equity method. Consolidated financial statements की बात कर रही है, तो ये कहां पे आएगा? एज अ इक्विटी मेथड जा रहा है। तो जस्ट बिफोर एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट इन PQR इज 25%, इंटरेस्ट इज 88,000 एंड फेयर वैल्यू इज, मतलब इक्विटी मेथड से फ्रॉम 80,000 टू 88,000 वो पहुंच चुका है। शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमने अभी तक देखा नहीं, बट इक्विटी मेथड बिल्कुल सिंपल है, वो बाद में समझ में आएगा। ओवर द पीरियड्स 80,000 एडिशनल प्रॉफिट उनके शेयर का, लेस एनी डिविडेंड रिसीव्ड, ये वो अमाउंट है, 88,000 हो गया। इसकी फेयर वैल्यू हो गई 90,000, तो ये 2,000 का डिफरेंस है, ये P&L में लेके जाएंगे इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहां जाएगा? इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ब्रेक लेते हैं, सेकंड सेशन थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है? अब ये इंटर कंपनी बैलेंसेस है बहुत आसान, आने के बाद ये करते हैं, उसके बाद सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी, इसके ऊपर 2 मिनट, एंड डिस्क्लोजर्स, तो ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद में हम सेकंड ये करेंगे पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, अगेन वेरी वेरी सिंपल। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.5 आवर्स वो भी हो जाएगा। तो इसके लिए आधा घंटा, उसके लिए 1.5 आवर्स, विद इन 2.5 आवर्स वी शुड बी एबल टू कंप्लीट बोथ कंसोलिडेशंस। सो पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। तो आपको क्या करना है इस वीक में मैं आपको बताता हूं, और अगला वीक अपने लिए लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा दैट विल बी इजियर। दिस इज द सेकेंड लास्ट सेशन, ठीक है? तो हो सकता है हमें एक क्वेश्चंस के लिए और एक सेशन लगे, 6 तारीख और 7 तारीख को एक लगे हमें सेशन, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है? ब्रेक लेते हैं।